नमस्कार, हमारी खास पेशकश टक्कर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। पांचों राज्यों की 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यानी कि 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव का ट्रेलर 3 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 3 दिसंबर को पांचों राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। हालांकि अभी तो सभी दल अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन इस सियासी अखाड़े में कौन कितना मजबूत है, इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि क्या वाकई जो वादे दावे दरअसल किए गए या 5 साल का कार्यकाल जो सरकार वर्तमान का रहा है उस पर मोहर लगने वाली है, या परिवर्तन की चाह रख रहे हैं लोग और उसी लिहाज से वर्तमान की स्थितियों को समझते हुए जो जनता है वो वोट करने वाली है। क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2 चरणों में मतदान होने जा रहा है। 7 और 17 नवंबर को मतदान वहां पर होगा। नक्सल प्रभावित कई इलाके आते हैं, इसी लिहाज से इस अति संवेदनशील इलाके होने की वजह से यहां पर 2 चरणों में मतदान करवाया जा रहा है। बाकी और 4 राज्यों में अगर हम देखें तो एक ही चरण में मतदान होगा। मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कांग्रेस का यह दावा है कि इस बार भूपेश बघेल उनके चेहरे पर चुनावी मैदान फतेह करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तेलंगाना मिजोरम में भी अपनी सरकार बनाने की बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है और आश्वस्त कर रही है कैडर्स के बिहाफ पर कि हम कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के जीत के रथ को आगे बढ़ाते हुए तमाम 5 ही विधानसभा के इन चुनावों में जीत का परचम लहराएंगे। लेकिन वहीं आज जेपी नड्डा की ओर से एक ट्वीट आया सोशल मीडिया पर। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और हम 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि कई चीजें बदलती हुई नजर आई हैं। विधानसभा के चुनाव में विधानसभा के मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर कम बल्कि राष्ट्र के मुद्दों को लेकर ज्यादा चर्चा होती नजर आई है। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ करवा देता हूं। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। चंद्रमोहन जी, स्वागत आपका। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका स्वागत। आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है। आलोक जी, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं, किस तरीके से देखें, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, 5 राज्यों में चुनाव और दोनों की ओर से ही दावे किए जा रहे हैं कि 5 राज्य हम ही जीतने वाले हैं। देखिए, ऐसा है कि चुनाव में सब यही कहते हैं कि कौन कहेगा कि हम हारने वाले हैं, लेकिन रियल विश्लेषण करें अगर तो मुझे लगता है कि अच्छी टक्कर होगी, क्योंकि चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, यहाँ 1 by 1 इलेक्शन है, यानी बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर। और ये न केवल राज्यों के लिए बल्कि लोकसभा में, दोनों में भी, लोकसभा विधानसभा दोनों पर भी सीधी टक्कर रहती है। लेकिन अगर इसका विश्लेषण करें तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसा लगता है कि बीजेपी अपना कोई कैंडिडेट उतार ही नहीं रही है। इसमें प्राइम मिनिस्टरियल फेस पर चुनाव होने जा रहा है। हाँ। जैसा कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी ने अपना फेस आगे किया था और हालांकि उन्हें कर्नाटक में हार मिली थी, बिल्कुल, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुझे लगता है प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे करके लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी भी आश्वस्त है कि प्रधानमंत्री का चेहरा आगे करने से मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जो पार्टी के अंदर थोड़ी असंतोष की स्थिति है, उस असंतोष की स्थिति को थामा जा सकता है। और प्रधानमंत्री जब चुनाव आगे कूदेंगे तो जो राज्य स्तरीय नेता हैं, कम से कम वो आपसी वर्चस्व की लड़ाई का जो मैटर है उसमें न पड़ करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में। हाँ। तो देखिए, भूपेश बघेल जी की जो सरकार है वो तो ऐसा लगता है बीजेपी की सरकार, वो हिंदुत्व के अप्रोच पर चल रहे हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस भी माइक्रो और माइक्रो लेवल पर अलग अलग रणनीति बना रही है। अगर वो छत्तीसगढ़ में जा रही है तो भगवान राम के चीजों को लेकर के आगे बढ़ती है। तो इसका मतलब है कि वो कहीं न कहीं कहते हैं कि जो हार्डकोर बीजेपी जिसको पसंद ना हो तो बघेल जी की सरकार को अपना पसंद कर सकता है। तो अब ये देखना है कि छत्तीसगढ़ के लोग बीजेपी को पसंद करते हैं या बीजेपी जैसी पार्टी को पसंद करते हैं। ये आने वाला समय, मैं क्यों छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे जरा समझ लेते हैं क्या पहली प्रतिक्रिया सर, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, पहली प्रतिक्रिया। देखिए, ये जो चुनाव आज अनाउंस हुए हैं जी, इनमें थोड़ा सा कुछ भारतीय जनता पार्टी जो दो राज्यों में से एक राज्य में तो रूल में है और सेंटर में है, एक अलग चीज ये दिख रही है कि ये तीनों चुनाव, विशेषकर मैं हिंदी लैंड्स के 3 राज्यों की बात कर रहा हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल सेंटर की पॉलिसीज, पीएमएवाई, जल जीवन मिशन
ये दो चीजें फोकस करते हुए, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा फोकस करते हुए इस चीज को आगे ला रही है। यानी कि देखिए आप मध्य प्रदेश का, अगर इन तीनों राज्यों के सेंटर का मध्य प्रदेश देखें, 2003 में सीएम फेस अनाउंस किया, 2008, 2013, 2018 में शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ा। बिल्कुल। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा लीड भी लिया। 2018 में भले ही वो सरकार में नहीं आई, लेकिन वोट शेयर उसका ज्यादा था। बावजूद भी यहां सीएम फेस अनाउंस नहीं किया। एक चीज। दूसरा, आपने देखा कि पहली बार ये प्रयोग किया जा रहा है कि बिग गन्स ऑफ द पार्टी लाइक नरेंद्र सिंह तोमर, विजय वर्गीय, प्रहलाद पटेल, इनको चुनावी मैदान में उतारा है जी। अब इतनी सब चीजें देखते हुए ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव को अपने 2024 जनरल लोकसभा इलेक्शन की दृष्टि से शायद सेमीफाइनल मान के चल रही है, और उसको सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश है, क्योंकि यहां उसकी सरकार है, एडजॉइनिंग दोनों स्टेट्स में। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें वहीं पर हैं और सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी वहीं पर हैं, तो उस पर फोकस उस तरीके से भी किया जा रहा है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। चंद्रमोहन शर्मा जी भी कांग्रेस के नेता हैं और विजय खेरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत आपका। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप आश्वस्त हैं पांचों राज्यों में फतेह हासिल करने के लिए? चंद्रमोहन जी। सोमनाथ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी चंद्रमोहन जी कहिए। देखिए, भाजपा का अंतर्क्रय राज्यों के अंदर और कांग्रेस की मजबूती, सोमनाथ जी, इन्हीं पांचों इलेक्शन के अंदर प्रचुर बहुमत के साथ कांग्रेस को जितवाने जा रही है। क्योंकि जहां पर राजस्थान के अंदर भाजपा के पास अपना चेहरा नहीं है, जो पार्टी अपना चेहरा बता के इलेक्शन लड़ती है कि आज चेहरे से कतरा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर जहां उन्होंने अपना एक चेहरे के साथ कई साल ठगी कर ली देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता के साथ, आज उस चेहरे को बताने से डर रही है। वहीं कांग्रेस उसके विपरीत अपने चेहरों को साथ रख के, अपने विधायकों को साथ रख के एकजुटता के साथ उन्हीं मुद्दों को, इस मुद्दों के ऊपर पिछले गत वर्षों से छत्तीसगढ़ में, राजस्थान के अंदर कार्य प्रणाली बढ़ी और कांग्रेस की सरकारों ने काम करा, उसको लेके आ रही है। यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना चेहरा बनाकर ये कहना पड़ गया कि चेहरा नहीं कमल है। तो कहीं तो आज से कुछ साल पहले अगर आप कहते हैं तो भाजपा अपना चेहरा लगा के कहती थी कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, हमारे पास चेहरा है, हम पहले अपना मुख्यमंत्री डिक्लेयर करते हैं। ये राजनीति बदल गई आज। जिस राजनीति के अंदर देश को एक नायक, जननायक के रूप में मिला राहुल गांधी, जो मन की बात नहीं करता, मन की बात सुनते हैं, और एक वो जिसको देश की जनता ने 2014 और 19 में प्रचंड बहुमत दे दिया, लेकिन घमंड, अहंकार और सत्ता के लालच में मन की बात ही करते चले गए। तो आज इलेक्शन प्रधानमंत्री की रेस में, लेकिन फिर आप पीछे हो जाते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर चेहरा प्रोजेक्ट करने के लिए कांग्रेस पीछे हट जाती है, राहुल गांधी को प्रोजेक्ट नहीं करते हैं आप। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया सर। INDA गठबंधन के अंदर गठबंधन तय करेगा जो भी चेहरा सामने आएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मुखर चेहरा देश के प्रधानमंत्री के रूप के अंदर राहुल गांधी हैं, और ये सब कांग्रेस जन का ठीक है। इसी सवाल को आगे ले जाता हूं। विजय खेरा जी हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं। विजय खेरा जी, आपके पास चेहरा नहीं, चेहरे की कमी। पहले आप कहते थे कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं था, लेकिन अब यह स्थिति है कि चेहरा आपके पास नहीं है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। सीधा अटैक, क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी एक तो ये गलत बात है इनका कहना कि शिवराज सिंह जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। ये बिल्कुल सच नहीं है। हाँ, वो मुख्यमंत्री थे, उनका काम अच्छा था और उनके काम की वजह से वो दोबारा जीते, तिबारा जीते, बराबर रहे। वो एक अलग बात है। लेकिन सवाल है, हम सिर्फ काम पर चुनाव लड़ते हैं, काम की बात करते हैं। अभी जो चुनाव होने वाले हैं, इनमें से 4 स्टेट्स में लगभग क्लियर कट कांग्रेस के साथ मुकाबला होगा हमारा। तो कांग्रेस का इतिहास मुख्य ये है कि गांधी जी का नाम लेके पार्टी शुरू हुई, आगे बढ़ी, जीतती रही, लेकिन गांधी जी की 3 बातें थी जो मुख्य, जो जिनकी आवश्यकता थी आजादी के बाद। इस गरीब देश को जो गरीब करके गए थे अंग्रेज, मकान चाहिए था, आवास, भोजन चाहिए था और स्वास्थ्य चाहिए था। इन तीनों चीज में 60 साल में जो भट्टा कांग्रेस ने बिठाया है वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक कह रहा हूं मैं आपसे। पहली चीज, 45 साल तक लग के सिर्फ एक वैक्सीन निकाल पाए थे पोलियो की, वो भी जब पूरे विश्व में निकल आई थी। एक भी वैक्सीन नहीं बना सके, हमने वो वैक्सीन बना के दिखा दी जिसको विश्व नहीं बना पाया था। दूसरी बात, स्वास्थ्य की बात,
सबसे पहले गांधी जी कहते स्वच्छता में ईश्वर का वास है। इनका स्वच्छता में विश्वास नहीं था और करोड़ों करोड़ों लोग, खास तौर से हमारी महिलाएं, बहनें, माताएं, ये शौच के लिए सवेरे जाती रही। हमने उसका इंतजाम किया, उनके स्वास्थ्य का ख्याल किया। आवास ये दे नहीं सके, हमने गांव-गांव में आवास बना के दिए। भोजन ये दे नहीं सके, हमने तो कोरोना तक में घर घर भोजन पहुंचाए, एक आदमी को भूखा नहीं मारने दिया। इनके राज में 3 बातें मशहूर थी। नकली मदरसों को पैसा दिया गया, नकली मनरेगा में पैसा दिया गया, नकली गैस में दिया गया पैसा, सारे के सारे नकली जितने थे उसके राशन कार्ड करोड़ों में पकड़े गए। तो फिर ये कर्नाटक और हिमाचल आपके हाथ से कैसे निकल गया? तब भी आप ही की सरकार थी, फिर वो हाथ से कैसे निकल गया कर्नाटक और हिमाचल? और चंद्रमोहन जी इस पर कमेंट भी करना चाह रहे हैं। चंद्रमोहन जी कह दीजिए, उसके बाद मैं जी साहब मेरे मित्र हैं और अनुभवी हैं, और उन्हीं की बातों में शायद अनुभव होते हुए वो भाजपा में रहते हुए बात को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाए। गांधी जी तो आपको याद आ जाते हैं खेड़ा साहब, लेकिन गांधी जी की 3 बातें आप भूल जाते हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। चलिए मैं रोक रहा हूं आप सभी को। राहुल गांधी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा दर्शकों को सुनाते हैं। Our states are also considering this and actioning this step. If you have any questions, हाँ जी, please feel सवाल free to ask. एक मिनट एक करके। संजीव एक मिनट प्लीज रुक जाइए। हाँ जी। Support you in this because the Congress is unanimous in this. Whether all the other parties, because you are going to contest the elections together, all 26 parties are contesting the elections together. So will they also support, and will you seek their support? Well, the Congress president today chaired the meeting of the highest body of the Congress party, and the entire Congress party has decided that it is going to wholeheartedly not just support the idea of the caste census, but force the BJP to carry out the caste census or then get out of the way so we can carry out the caste census. Now, most of the parties in the India Alliance are unanimous that the caste census should be implemented. There might be a few who might have a slightly different position, and that's fine. We are quite flexible. We are not a fascist system. We are quite flexible. If somebody has a slightly different opinion, there's no problem. They can have that opinion. But I am confident that the vast majority of the Indian Alliance is going to support and push the idea of the caste census. हाँ जी मैडम। हिंदी में बोल देता हूँ। आपका सवाल था कि क्या इंडिया अलायंस भी कास्ट सेंसस को सपोर्ट करेगी, तो मैंने कहा कि देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। अब जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। 1-2 पार्टी हो सकती हैं जिनकी राय थोड़ी अलग हो। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है, मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी। हाँ जी मैडम। राहुल जी मैं पूनम। एक मिनट मैडम बोलिए। अच्छा, अगर आपका सवाल सुनिए, अगर आपका सवाल गहलोत जी से है या बघेल जी से या किसी हमारे चीफ मिनिस्टर से, उनका नाम पहले ले लीजिए प्लीज। राहुल जी मैं पूनम हूँ, अमर उजाला से इधर।
मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि राजस्थान ने कल रात को ही जातीय जनगणना को लेकर अपना जो रुख है वो साफ कर दिया है। आज से 5 राज्यों का चुनावी बिगुल बच गया है। तो क्या ये माना जाए कि ये 5 राज्य जो हैं वो कांग्रेस का लिटमस टेस्ट होंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि वो जातीय जनगणना कराएं? देखिए, ये जो आपके शब्द हैं लिटमस टेस्ट, ये केमिस्ट्री में चलते हैं, ये राजनीति में नहीं चलते हैं। हमारी सिंपल सी बात है, हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। और याद रखिए, जब हम वायदा करते हैं हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। हाँ सुनील, एक मिनट सुनील। देखिए नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, ये कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है, और हम वहां नहीं रुकेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट्स किसके हाथ में है। और फिर जैसे मैंने कहा, जो एक्सरे हमें, और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे, क्योंकि इस एक्सरे की जरूरत है। अगर हम नया पैराडाइम, नया डेवलपमेंट का पैराडाइम चाहते हैं। तो सीधे तौर पर 4 घंटे तक दरअसल ये बैठक हुई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर सेंसस जो है, यानी कि जातिगत जनगणना का अगर जिक्र किया जाए तो उसको लेकर ये करवाया जाएगा। दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, अगर ये नहीं करते हैं तो फिर इनको जाना होगा। यह जिक्र साफ तौर पर, साफ शब्दों में राहुल गांधी की ओर से दरअसल किया गया। हालांकि हम चर्चा दरअसल आने वाले विधानसभा के चुनावों को लेकर तमाम मेहमानों से कर रहे थे। विजय खैरा जी हमारे साथ थे, चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ थे, डॉक्टर प्रकाश जी हमारे साथ थे, आलोक पांडे जी भी हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।